बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताया था मैंने, क्या था कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में था चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसे यंग मॉडुलस में था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऐसे ही चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसमें लीजिएगा ये हमने कोई एक वॉल्यूम बना ली, कोई भी एक वॉल्यूम बना लिया हमने। अब उसमें आप ये देखिएगा कि इसमें जो है चारों तरफ से इक्वल प्रेशर लगाते हैं हम इस पर। इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, चारों तरफ से बराबर बराबर प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगने से क्या होगा कि ये जो हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, कोई हो सकता है, कोई वुडन ब्लॉक हो सकता है, कोई प्लास्टिक का बॉक्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या करा, जब चारों तरफ से इसको प्रेशर लगाया तो इधर से भी इसका जो साइज है वो थोड़ा कम होगा, इधर से भी साइज कम होगा, इधर से भी साइज कम होगा, इधर से भी होगा कम। तो ये लगभग ऐसा बन जाएगा। इधर से सोचो कि यहां तक था ये, लेकिन ये थोड़ा घटकर इधर आ गया। ये यहां तक था, ये थोड़ा सा घटकर इधर आ गया, ऐसे ही ये और ऐसे ही। तो ये थोड़ा सा कंप्रेस हो गया। तो हम ये कहेंगे कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम थी, ओरिजिनल वॉल्यूम वो थी वी। थोड़ी सी वॉल्यूम कम हुई, थोड़ी सी वॉल्यूम कम हुई, कितनी वॉल्यूम कम हुई, डेल्टा वी वॉल्यूम कम हो गई। तो हम ये कहेंगे कि न्यू वॉल्यूम, नई वॉल्यूम कितनी होगी, नई वॉल्यूम हो गई, ओरिजिनल वॉल्यूम वाज वी, नई वॉल्यूम हो गई वी माइनस डेल्टा वी। वी तो इस पूरे की वॉल्यूम थी, और जो नई वॉल्यूम है वो ये वाली है, वी माइनस डेल्टा वी, इसके अंदर वाली वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए इसके बाद जैसे हमारे पास ये आया कि ओरिजिनल वॉल्यूम तो वी थी और नई वॉल्यूम आ गई वी माइनस डेल्टा वी। तो हम ये कहते हैं जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, तो फोर्स हम लेंगे और एरिया निकालेंगे। ठीक, तो देखिएगा कि इसको ना ऐसे लिखते हैं, जैसे लेस देन का साइन बनाया हो और ऐसे इधर एक लाइन बना दी, जैसे कि कैपिटल के तो को तो हम ऐसे थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जैसे लेस देन का साइन बनाया हो और एक ऐसे लाइन खींच ली हुई है। ये कहलाता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्मल प्लस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस तो मालूम है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा तो मॉडुलस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया माइनस बाहर निकालूंगा, ये हो गया एफ अपॉन, और ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि वी माइनस डेल्टा वी। तो चेंज कितना है, चेंज तो डेल्टा वी है अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यही है। याद रखिएगा स्ट्रेन क्या होता है, जैसे लेंथ का था तो चेंज इन लेंथ, यानी कि जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करी थी तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब हम बात कर रहे हैं बल्क मॉडुलस की, तो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लेते हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। बस एक काम करते हैं कि यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम के दो चीज हो सकती है, वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है, तो जब कम हो रहा है तो घट रहा है ना, तो घट रहा है इस वजह से नेगेटिव, बढ़ रहा होता तो पॉजिटिव कर देते। ये है।
तो इसको क्या कहेंगे, v ऊपर आ जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस एफ v अपॉन a इंटू डेल्टा, ये आ गया हमारा बल्क मॉडुलस। बताइए जी, क्लियर है? हर्ष, ऐश्वर्या, ध्रुव? यस सर, क्लियर है। चलिए जी, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके, जरा क्वेश्चन नोट करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। सर, हाँ जी, बताइए। अगर प्रेशर इंटरनली लग रहा हो वॉल फ्लो डायरेक्शन का वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो उस केस में पॉजिटिव होगा। उस केस में पॉजिटिव होगा, वो बिल्कुल वही केस हो गया जैसे इन्फ्लेशन ऑफ अ बलून का केस होता है कि बलून जो है, बलून के अंदर हम मुंह लगाकर, मतलब जो उसके अंदर है, हम मुंह लगाकर उसको फूंक भरते हैं, उसके अंदर हवा भरते हैं। तो जब हवा भरते हैं तो अंदर से प्रेशर लगता है चारों तरफ, मतलब हम तो एक्सटर्नली उसको फूंक मार रहे हैं, लेकिन अंदर से वो एक्सपैंड होता है और होता है चारों तरफ से एक्सपैंड। तो जब वो चारों तरफ से एक्सपैंड हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना उसका, तो जब बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, समझ गए? यस सर। चलिए, उसके बाद एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन is about 3000 meter, is about 3000 meter. Full stop. Calculate the fractional compression delta V upon V. Calculate the fractional compression delta V upon V. ये फ्रैक्शनल कंप्रेशन बोल रहे हैं इसको, जबकि हम जानते हैं डेल्टा V अपॉन V है क्या है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ही है ना। तो फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा V अपॉन V of water at the bottom of the ocean, of water at the bottom of the ocean, at the bottom of the ocean, given that the bulk modulus of water given that the bulk modulus given that the bulk modulus of water is 2.2 into 10 to the power 9 is 2.2 into 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी बोल देते हैं। ये कुछ चीज शायद दिखाई नहीं दे रही होगी, अब दिख जाएगी। दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन पूरा? अब देखिएगा क्या क्या वैल्यूज में दे रखी है। सबसे पहले हम स्ट्रेस स्ट्रेस निकालेंगे। तो स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। और कई बार क्या है कि जैसे लिक्विड का केस है ना, लिक्विड के केस में स्ट्रेस जो है वो होता है कि जो मान लीजिए हमने किसी कंटेनर में लिक्विड को भरा है, तो वो क्या करेगा, वो चारों डायरेक्शन में बराबर प्रेशर लगाता है। लिक्विड के केस में प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है बेटा, एच रो जी, यानी कि हाइट, कितनी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है वो, और डेंसिटी, और इनटू जी, जी हमारा स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है। तो आप ये देखेंगे कि इन द केस ऑफ लिक्विड्स, P is equal to H
रो जी, और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसको, ये क्या है, ये स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला ही जो है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, वो प्रेशर ही होता है। चलिए लिक्विड के केस में हो गया एच रो जी। अच्छा, उसके बाद इंडियन ओशियन की बात करी जा रही है, तो इंडियन ओशियन जो है उसकी गहराई कितनी दे रखी है, तो एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज 3000 मीटर, कितना दे रखा है। तो जो हाइट है, हाइट मतलब एक तरह से डेप्थ हो गई उसकी कितनी, 3000, और जो डेंसिटी होती है पानी की वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वो आपको याद रखना है, ये हो गया 1000। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होती है, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी में 10 लेकर चलो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने 10 ले लिया। और यहाँ पर लिख देते हैं सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 3 वन सा तो 3 हो गया, 0 देख लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रेशर को आप ये बोल सकते हो 3 इंटू 10 की पावर 7 पास्कल बोल दो, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, दोनों सेम बात है। तो ये हमारे पास प्रेशर आ गया। प्रेशर के बाद में फिर हम ये जानते हैं कि बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ए इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ध्रुव समझ में आ रहा है, ध्रुव समझ में आ रहा है। हाँ जी सर। ठीक है, कनिष्का समक्ष। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो के होता है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब बल्क मॉडुलस जो है वो पानी का दे रखा है 2.2 into 10 की पावर 9, 2.2 into 10 की पावर 9 ये गिवन है। नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर ही तो होता है। लिक्विड के केस में प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच रो जी, वो मैंने निकाल दिया 3 into 10 की पावर 7। देखिए नॉर्मल स्ट्रेस मतलब प्रेशर ही होता है, 3 into 10 की पावर 7 अपॉन, वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी अपॉन वी, भाई डेल्टा वी अपॉन वी यही तो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो लिख लो यहाँ पर डेल्टा वी अपॉन वी। ये चीज पूछी जा रही है, इसको लेकर आ जाओ इधर। तो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर 7 अपॉन 2.2 into 10 की पावर 9। अब 10 की पावर 7 से 10 की पावर 9 करके नीचे 10 की पावर 2 बचा 3 अपॉन 2.2, डिनोमिनेटर में 10 की पावर 2 है, न्यूमरेटर में आकर 10 की पावर -2 हो जाएगा। मैं सीधा लिख रहा हूँ 3 डिवाइडेड बाई 2.2, ये हो जाएगा बेटा 1.36, 1.36 into 10 की पावर -2। ये स्ट्रेन आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको इन्होंने फ्रैक्शनल कंप्रेशन बोला है, डेल्टा वी अपॉन वी, एक ही बात है। अब हम ये कहते हैं कि जब स्ट्रेन हमसे पूछा जाता है तो हम उसको परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज में कैसे निकाली जाती है, कोई भी चीज 100 से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करो 1.36, और यहाँ पर क्या यूनिट होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम, इसकी ये भी वॉल्यूम ही है और ये भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वो यूनिटलेस हो गया, यूनिटलेस हो गया। 10 की पावर -2 है तो नीचे जाकर क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, यानी कि 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कट गया, ये आ गया 1.36%। बताइए जी, क्लियर? ईशान समझ गए? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, यहाँ करूंगा इसको इस तरफ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हम टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए बुक है ये हमारे पास, इस बुक पर अगर मैं टेंजेंशियली फोर्स लगा रहा हूँ, मान लीजिए ये है और मैं इस पर ऐसे टेंजेंशियली फोर्स लगा रहा हूँ, तो आप देखिए बुक जो है ना टेढ़ी होगी, और फिर ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये एंगल बना रही है, ये जो ये टेढ़ी हुई है यहाँ से इस जगह से, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल ही हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेन होता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए करेंगे इसको। सबसे पहले तो टेंजेंशियल स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ मास में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अगर वैसे घुटन सी होगी इसमें। द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस to shear strain is called shear modulus. Is called shear modulus. The ratio of tangential stress to shearing strain या shear strain। ठीक, अब tangential stress देखिए, डायग्राम बनाकर समझाऊंगा इसको। ऐसे ही जैसे समझ लीजिए कि बुक थी मेरे पास और मैंने बुक को टेंजेंशियली मैंने उस पर फोर्स लगाया, जैसे हमारे पास ये बुक है, हमने इस बुक पर टेंजेंशियली फोर्स लगाकर इसको थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर दिया, ठीक है, वापस लाएंगे ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, फोर्स लगाएंगे टेढ़ी हो जाएगी। तो मैं इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ, थोड़ी सी तो यहाँ से टेढ़ी होगी ऐसे और थोड़ी यहाँ से, तो इसकी ना ये शेप बन गई। अब हमने जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी उस पर ऐसे बोल दिया ए बी सी और डी, ए बी सी डी, और फिर इसको बोल दिया ए डैश, और ये डी पहले यहाँ पर था, ये खिसक कर यहाँ पर आ गया, इसको बोल दिया डी डैश। और ये जो एंगल है ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, और ये जो इसकी दोनों की दोनों जो पैरेलल साइड्स है बुक की, ये वाली और ये वाली, इनके बीच की जो लेंथ है, इनके बीच की लेंथ को मैंने बोल दिया स्मॉल एल। ठीक है, अब सबसे पहले तो टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये तो सीधा सीधा फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा पहली चीज। फिर निकालेंगे शेयरिंग स्ट्रेन,
शीयरिंग स्ट्रेन के केस में हम ये कहते हैं कि क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है, ये थीटा हल्का सा टिल्ट होती है, बस बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं हो जाता कि बिल्कुल बुक एकदम टेढ़ी हो गई, ऐसा नहीं। तो हल्का सा टिल्ट होती है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा। हम क्या देते हैं कि जब एंगल थीटा स्मॉल होता है तो थीटा इज इक्विवेलेंट टू tan थीटा। तो शीयरिंग स्ट्रेन को हम ऐसे लिखते हैं, थीटा थीटा इज इक्विवेलेंट टू tan थीटा। और tan थीटा क्या हो जाएगा, कि थीटा है तो इसके सामने वाली साइड, ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड, देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, ओरिजिनली तो ऐसे था। तो थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो चाहे तो आप डी डी डैश अपॉन सी डी बोल दो, चाहे आप ए डैश अपॉन ए बी बोल दो, एक ही बात है, ए डैश अपॉन ए बी। तो शीयरिंग स्ट्रेन यानी कि थीटा ए डैश कितना है, ए डैश अपॉन ए बी। ए डैश ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ में चेंज आया है, इस लेंथ को हम बोलेंगे बेटा डेल्टा एल। डेल्टा एल तो ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन ए बी। ए बी कितना है, बताइए जी, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? अनुवाद, ऐश्वर्या, Yes, sir. ईशान, Yes, sir. ठीक है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ कर रहा हूँ आगे। ये वैल्यूज टेंजेंशियल स्ट्रेस की आ गई, शीयरिंग स्ट्रेन आ गई, और जो शेयर मॉडुलस होता है उसको हम ये बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शीयरिंग स्ट्रेन। तो ये आ गया शेयर मॉडुलस या बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देयरफॉर shear modulus, ये मॉडुलस को बोलेंगे ईटा। ईटा मतलब n को थोड़ा सा स्मॉलर बनाकर उसको थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं बस। तो ईटा इज इक्वल टू, ईटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, a इनटू डेल्टा एल। तो ये हमारा हो गया शीयर मॉडुलस। बताइए बेटा, सभी को क्लियर है? कनिष्का, Yes, sir. ठीक, चलिए जी। इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे इसी पर, a square lead slab, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी। A square lead slab of side 50 centimeter and thickness 10 centimeter, of side 50 centimeter and thickness 10 centimeter is subjected to a shearing force on its narrow face. Subjected to a shearing force on its narrow face. Is subjected to a shearing force on its narrow face of magnitude 9 into 10 की power 4 Newton, of magnitude 9 into 10 की power 4 Newton। ये ध्यान रखना, जैसे शेयरिंग फोर्स बोल रहे हैं, शेयरिंग फोर्स का मतलब ही क्या है कि वो टेंजेंशियल फोर्स की बात है। टेंजेंशियल फोर्स या शेयरिंग फोर्स एक, मैग्नीट्यूड ऑफ 9 into 10 की पावर 4 न्यूटन। Also, the lower edge is riveted to the floor
edge is riveted मतलब चिपका हुआ है, riveted to the floor. The lower edge is riveted to the floor. Full stop. How much is the upper edge displaced? How much is the upper edge? अगर डिवाइड नहीं किया करो तो बोल दिया करो भाई how much is the upper edge displaced? How much is the upper edge displaced? If the shear modulus of lead if the shear modulus of lead is 5.6 into 10 की पावर 9 पास्कल 5.6 into 10 की पावर 9 पास्कल लास्ट तक दिखाई दे रहा है सभी को हाँ जी तो स्क्वायर लेड स्लैब का मतलब क्या है कि एक टुकड़ा है लेड मतलब लेड क्या होता है शीशा होता है दर्पण होता है इसमें चेहरा देखते हैं तो आप ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए ये बुक है इसमें हमने ये देखा कि मान लो कि ये जो फेस है ये स्क्वायर शेप है ये स्क्वायर शेप है इसका तो हमने ये कहा कि ऐसे रखा हुआ है ये कि जो इसका एक फेस है ऊपर स्क्वायर वाला जो एक फेस है वो तो ऊपर की तरफ है और जो लोअर वाला है इट इज रिवेटेड टू द फ्लोर मतलब कि फ्लोर से चिपका रखा है इसको ये ऐसे है इसको फ्लोर से चिपका रखा है और फिर इस पर यहाँ पर ऊपर के फेस पर एक शीयरिंग फोर्स यानी कि टेंजेंशियल फोर्स लगाई जाती है तो इसका डायग्राम देखते हैं वहां पर एक बार देखिए तो स्क्वायर लेग स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर मतलब इसकी जो मोटाई है ये जो इसकी मोटाई है वो कितनी दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर ये हो गया 10 सेंटीमीटर ये 50 सेंटीमीटर दे रखा है ऊपर वाला ठीक है the lower is related to the floor shearing force narrow face ओके एक मिनट देखिए जी अलग तरीके से है क्वेश्चन जो नैरो फेस मतलब इसके दो फेस हो गए ऊपर से तो स्क्वायर शेप है मैं ना एक बार पूरा डायग्राम बना कर दिखा देता हूँ देखो ये ऐसे है ये ऐसे है तो ऊपर अगर ये वाली लेंथ 50 है अगर ये वाली लेंथ 50 है ना तो जो ये वाली लेंथ है ये भी 50 है ना क्योंकि ऊपर तो स्क्वायर फेस है नैरो का मतलब क्या हो गया छोटा वाइड का मतलब क्या हो गया चौड़ा हो गया तो नैरो वाले फेस पर शेयरिंग स्ट्रेस लगा रखी है तो मैंने डायग्राम गलत बना दिया ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा देखिए ये है तो आप ये देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये वाली जो लेंथ है अगर मैं जो भी बुक है या स्क्वायर रेड स्लैब दे रखा है इसको ऐसे ना रखकर ऐसे रख दूँ ठीक
तो इसकी जो इधर वाली साइड है ये तो हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, और जो ऊपर वाली है वो है 10। नैरो फेस पर लगा रहे हैं हम टेंजेंशियल फोर्स, ये 10 सेंटीमीटर। तो जब इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है जी। A square bed slab of side 50 centimeter and thickness 10 centimeter is subjected to a shearing force on its narrow face of magnitude 9 into 10 की power 4 न्यूटन। तो जो फोर्स है, shearing force, ये हो गया 9 into 10 की पावर 4 न्यूटन, ये हो गया। अब जब मैं स्ट्रेस निकाल रहा हूँ तो मुझे फोर्स चाहिए और एरिया चाहिए। एरिया कौन सा होता है? एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है। अब एरिया ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है, आप ये देखिए कि यहाँ पर एक साइड तो ये है, ये लेंथ कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर है जो टच में है इसके, और दूसरा वो साइड से क्या है, वो स्क्वायर है। तो दूसरा जो लेंथ होगा उसका, वो लेंथ तो 50 होगा ना, तो 10 into 50 हो गया एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये बता दीजिए बेटा, सबको क्लियर है? एरिया ऑफ कांटेक्ट हाँ जी किसका सर। 10 into 50 होगा, ये क्लियर है सभी को? ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? ठीक है, देखिए जी। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू ये 10 सेंटीमीटर, और पीछे की तरफ जो है वो 50 सेंटीमीटर है, ये वाला भी 50, पीछे भी 50, और ये जो चौड़ाई है इसकी 10 सेंटीमीटर। 10 into 50, ये हो गया 500 मीटर स्क्वायर। फोर्स आ गया, एरिया आ गया, स्ट्रेस निकल जाएगा। स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर ही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। चलिए, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, 9 into 10 की पावर 4 अपॉन एरिया 500। ठीक है, 500 को क्या लिखेंगे? इनको तो लिख दो 9 अपॉन 5, 10 की पावर 4 है, 500 क्या हो गया 10 की पावर 2, तो ये ऊपर क्या बचा 10 की पावर 2। तो 5 1 जा 5, 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, 4 0 40, 5 8 जा 40, ये हो गया 1.8 into 10 की पावर 2 पास्कल। उसके बाद देखिएगा, फिर पूछा गया है उन्होंने, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप फेस। ठीक है, तो ये जो ये वाला है ना, ये पूछा है उन्होंने, डेल्टा एल पूछा है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप फेस के वो ऊपर से कितना खिसक गया, बस ये बता दें। तो shear modulus, shear modulus यानी कि ईटा is equal to F upon A upon delta L upon L। तो ईटा is equal to FL upon A into delta L। अब मुझे ये डेल्टा एल निकालना है, तो डेल्टा एल को इधर ले जाओ, ईटा को नीचे ले जाओ, ये मिटा रहा हूं यहां से। तो डेल्टा एल यहाँ आ गया ऊपर, और ईटा नीचे चला गया। तो एफ एल अपॉन ए इंटू ईटा, ये तो
अपॉन ए है, एफ अपॉन ए मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 1.8 इंटू 10 की पावर 2, इसको तो लिख दो 1.8 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। फिर जो लेंथ है, वो लेंथ हम यहाँ पर कौन सी वाली लेंगे, लेंथ हमें ये वाली लेंगे जी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हम 10 सेंटीमीटर भाई थोड़ा सा एक गलती हुई है कि ये सेंटीमीटर दे रखा है, मैंने इसको डायरेक्ट ले लिया, तो 10 इंटू 50 ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करेंगे, अगर सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो एक बार 100 से डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करेंगे तो दो बार 100 से डिवाइड करो, 100 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आएगा 0.05 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। और फिर वही चीज यहाँ पर करी जाएगी, तो ये थोड़ा सा इसमें गलती है, देख लो आप। यस सर, क्लियर है। हाँ जी, 0.05, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा यूनिट लेंथ की मीटर होती है, मैंने गलती से सेंटीमीटर में ले लिया था, अभी ये पॉइंट गया तो ऊपर आ गया, दो जीरो और आ जाएंगे, मतलब 100 आ गया, 1.8, तो ये 1.8 इंटू 10 की पावर 6 हो गया टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। 1.8 इंटू 10 की पावर 6, फिर जो लेंथ है एल, ये वाली एल कितनी है, ये 10 है, भाई ये वाला ही तो लेते हैं, ये वाला एल अपॉन डेल्टा एल, नहीं 50 अपॉन डेल्टा एल, ये वाली लेंथ लेते हैं, तो 50 को क्या लिखेंगे 0.05, याद है ना, जब tan थीटा निकालते थे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये लेते थे, तो ये वाली लेंथ ली जाएगी 50, तो 0.05, और ईटा कितना दे रखा है, ईटा दिया है 5.6 इंटू 10 की पावर 9, 5.6 इंटू 10 की पावर 9, पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कर गया 80 इंटू 5 अपॉन 56, इनको तो अलग रखो, जो नंबर है ये हो गया 10 की पावर 6, और फिर ये 9 ऊपर आएगा तो हाँ। -2, अब 18 5 हो गया 90, 90 अपॉन 56 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 11, 10 की पावर सर -1, हाँ जी, हमने 0.05 क्यों लिया एल की जगह? 0.05 क्योंकि 50 से ओके 0.5, सर। 50 अपॉन 100 है ना, 0 से 0 कटेगा, 0.5 होगा ना भाई, 0.5 होगा, सही कह रहे हो, तो 50 सेंटीमीटर था ना, तो 0.5 होगा ना, 0.5 होगा, और फिर नीचे 10 आ गया, तो 9 और 1 10, 6 माइनस 10 की पावर -6, 90 अपॉन 56, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 1.6, वैल्यू इसकी आएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -4, क्या मीटर, अब मीटर में आएगा, जो स्मॉल चेंज है ना लेंथ में, ये मीटर में आ गया, बताइए जी, क्लियर है, कैसा लग रहा है आपके लिए? हाँ जी सर, क्लियर है। चलिए जी, ठीक है, अच्छा, चलो अब अगला देखते हैं, some other elastic effects, मैं थोड़ा सा theoretical portion है, some other elastic effects,
some other elastic effects. इसमें पहला है elastic after effect. Elastic after effect. इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है एक लाइन की, द डिले इन regaining the original state by a body, the delay in regaining the original, the delay in regaining the original state by a body on the removal, the original state by a body on the removal of the deforming force, removal of the deforming force is called elastic after effect. Is called elastic after effect. ये वो चीज है जैसे मान लीजिए कोई रबर बैंड है या कोई भी ऐसी इलास्टिक वाली चीज है जिसको अगर हम घुमाकर उसकी शेप चेंज करने की कोशिश करें तो फिर छोड़ दें तो वो धीरे 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 जो वापस आती है, तो वो जो डिले होता है वापस आने में, ये नहीं है कि एकदम से वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आने में जो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिले। उसी प्रोसेस को, उस डिले को, यानी कि उस टाइम को हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। सभी को क्लियर है ये इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी, अगला देखते हैं इलास्टिक फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान। थकने को कहते हैं फटीग, कि भाई हम थक गए कोई काम करते करते। तो इसी तरीके से जब इलास्टिक कोई काम करते करते थक जाती है तो वही इलास्टिक फटीग कहलाता है। अब इसमें इलास्टिक फटीग इज डिफाइंड एज लॉस इन द स्ट्रेंथ, इट इज डिफाइंड एज the loss in the strength of the material caused due to of the material caused due to repeated alternating strings, repeated alternating strings, repeated alternating strings to which the material is subjected, to which the material is subjected. जैसे मान लीजिए कोई रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट जैसे मान लीजिए कोई सीलिंग, ऐसे इस पर हमने किसी डिस्क को ऐसे लटका रखा है किसी भी स्ट्रिंग की हेल्प से। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ना एक बार इसको इस तरफ
और एक बार इसको इस तरफ, हम रिपीटेडली ट्विस्ट करते रहते हैं। और कैसे करेंगे? मान लीजिए किसी इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ है, एक बार इसको डिस्क को ऐसे घुमा दिया, घुमाएंगे ये वापस आ जाएगा, फिर वो उस तरफ घूमेगा, थोड़ा सा हमने भी घुमा दिया, फिर वापस आएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन में, फिर थोड़ा सा हमने राइट, तो राइट लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बार बार घुमाते जा रहे हैं उसको। जैसे हम उसको बार बार घुमाते जा रहे हैं तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि इस वायर की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, ये टूट जाएगा। अगर मान लीजिए हम रबर बैंड को ही बार बार ट्विस्ट करते जाएं, एक बार राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, हम बार बार उसको ट्विस्ट करते जाएं, तो एक पोजीशन के बाद आकर वो टूटेगा जरूर। तो वो जो टूटना होता है ना, उसका जो स्ट्रेंथ खत्म हो जाना होता है, उसको हम ये कहते हैं इलास्टिक फटीग। तो वो टूटेगा, वो तो हमने बोल दिया कि चलिए हमने इसकी बात करी कि रबर बैंड की बात करें, तो वो तो बहुत ही ज्यादा कमजोर इलास्टिक मटेरियल है। हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मेटेलिक वायर भी है, तो मेटेलिक वायर की प्रॉपर्टी, आपने थोड़ा सा उसको घुमाया, कोई चीज उस पर लटका दी, घुमा दिया उसको, छोड़ोगे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। फिर दूसरी तरफ घुमाया, फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। फिर आपने क्या करा कि उसको जैसे आप घुमा रहे हो रिपीटेडली, फिर क्या हुआ, फिर वो थक गया, वो वायर थक गया कि अब मेरे अंदर वो कैपेसिटी खत्म हो गई है कि मैं वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकूं। ठीक है, मैं ट्विस्ट हो गया हूं तो ट्विस्ट हो ही गया। ठीक है, तो उस चीज को, उस कंडीशन को बोलते हैं इलास्टिक फटीग। बताइए, क्लियर है? ईशान, एकांश, दृष्टि, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। अब इसी तरीके से एक टर्म और है, इलास्टिक हिस्टैरिसीस। नोट करिएगा, इलास्टिक हिस्टैरिसीस, HYSTERESIS, इलास्टिक हिस्टैरिसीस। ये क्या होता है? द फैक्ट दैट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट रिट्रेस्ड, the fact that the stress strain curve is not retraced. The fact that the stress strain curve is not retraced on reversing the strain is known as elastic hysteresis. हिस्टेरिसिस का मतलब ये होता है, मतलब सीधा सीधा बताऊं अगर मैं, तो जिस रास्ते आप जा रहे हो उस रास्ते वापस ना आओ। ठीक है, एक तरीका ये होता है कि मैं अपने घर गया, घर से मैं अपने स्कूल गया, तो मैं एक रास्ते से गया और मैं वापस आ रहा हूँ किसी दूसरे रास्ते से, तो अगर हम सेम रास्ते से आ रहे हैं तो इसका मतलब वी आर रिट्रेसिंग अवर पाथ, और अगर हम डिफरेंट रास्ते से वापस आ रहे हैं तो वी आर नॉट रिट्रेसिंग अवर पाथ। वही चीज है, ये फैक्ट है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो वापस अपना पाथ रिट्रेस नहीं करता। कैसे बनेगा ये? स्ट्रेन को लेंगे हम इधर एक्स एक्सिस की तरफ, ये तो स्ट्रेन है इधर, और वाई एक्सिस पर लेंगे हम स्ट्रेस को, तो जो कर्व है वो ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये इस तरीके से बढ़ता है ना, हमने स्ट्रेन को बढ़ाते गए तो धीरे 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 स्ट्रेस बढ़ता गया, थोड़े टाइम पर वो जो है कांस्टेंट हो गया हल्का सा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर उसके बाद वो टूट जाएगा, जिसको फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। तो अब अगर मान लीजिए हमने यहाँ तक पहुंचे हैं, हम फ्रैक्चर पॉइंट तक नहीं पहुंच रहे हैं, हम नहीं तोड़ना चाह रहे इस मटेरियल को, हमने स्ट्रेन को घटाना शुरू कर दिया, तो अब जब घटाएंगे तो ये वापस इसी पाथ पर वापस नहीं लौटेगा, ये ऐसे आएगा, ये इस तरह से आएगा। तो
इसका क्या है, ये एक ऑब्जर्वेशन वाली चीज है कि ऐसा ऑब्जर्व करा गया, इसका कोई ऐसा नहीं है कि प्रूफ करके इसको दिखाएंगे कि ऐसे करा तो ऐसे हो गया, इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेटरी टर्म है हिस्टेरिसिस। ठीक है, हमने ऑब्जर्व करा, ये फैक्ट है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब हम स्ट्रेन को बढ़ाएंगे तो वो ऐसे बढ़ेगा स्ट्रेस, उसके साथ साथ लेकिन जब कम करेंगे तो वो ऐसे कम होगा। बताइए जी, क्लियर है सभी को? ठीक है, फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और पॉइजन रेशियो, बहुत छोटे छोटे से दो टॉपिक हैं, ये आपका नेक्स्ट क्लास में ये खत्म करके, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड्स की, बिल्कुल फ्लूइड्स की करता हूँ अगली क्लास में स्टार्ट। ठीक है, छोटा चैप्टर और याद रखिएगा, मैं आपका 10 अगले 8-10 दिन के अंदर अंदर इसका टेस्ट लूंगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का, छोटा ही हो जाएगा। ठीक है, बताइए बेटा, यहाँ तक जो इसमें कराया है क्लियर है ना? तीनों तरीके के मॉडल्स भी हो गए, स्ट्रेस भी हो गया, Yes, sir. strain भी हो गया। ठीक है, चलिए जी, और जो ऑफलाइन आना चाहे वो बता देना मेरे को, कोई आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। ऑनलाइन को प्रेफरेंस है, जो ऑनलाइन करे वो तो बहुत बढ़िया है, और फिर भी अगर नहीं आ पा रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो ऑफलाइन अगर आना चाहें तो मेरे को आप बता दीजिएगा, बाकी मैं अपनी तरफ से हर क्लास में 5-5 या 6-6 बच्चों के मैं नाम भेजता रहूंगा। ठीक है ना, वो सारे आए तो भी बहुत बढ़िया, नहीं आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बीच में आ जाएंगे तो भी उनकी सीट रिजर्व मिलेगी। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जी Thank you, sir. परसों मैं उनका नाम भेज दूंगा। ठीक है, Thank you, sir. चलिए जी, Thank you, ओके, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. ओके जी, ओके।